एपिसोड 41। बिल्ली की मदद। दक्ष ने जब देवदत्त की मौत को उसकी बजाय धोखे से की गई हत्या बताया तो पूरा दरबार सन्न रह गया था। महामंत्री ने दक्ष की बात सुनकर आश्चर्य से पूछा, राजकुमार दक्ष, आपके कहने का क्या मतलब है? आप बस कयास लगा रहे हैं या कोई बुनियाद भी है इस बात के पीछे? दक्ष ने जवाब दिया और कहा, आठवां राजकुमार देवदत्त मेरे रथ पर सवार था। महल में वापस जाते समय उनकी हत्या कर दी गई थी। जाहिर है, हत्यारे मुझे निशाना बना रहे थे, आठवें राजकुमार देवदत्त को नहीं। उनकी मौत एक गलती थी। पूरे दरबार में सन्नाटा खींच गया। सेनानायक मलिक ने सिर हिलाया और कहा, दक्ष का कहना सही ही है। कापालिकों के समाज में बहुत हद तक बदलाव आया है। वे लोग अब शिक्षित और जागरूक हो चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसी किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की होगी। बावजूद अगर वे राज परिवार को चुनौती देना चाहते हैं तो इसका हिसाब जरूर होगा। मैं इसके लिए अपने सुरक्षा सलाहकार श्वेताब को इस जांच के लिए नियुक्त करता हूं और आदेश देता हूं कि आप जल्द से जल्द इस जांच के लिए निकल जाए। जो आदेश महामहिम। कहते हुए श्वेताब इस मामले की जांच के लिए तुरंत महल छोड़कर चल दिया। इसके तुरंत बाद दक्ष और 10 सेनापति भी महल से बाहर चले गए। श्वेताब ने जाकर तुरंत 8वें राजकुमार के सिर कटे शरीर को देखा और जांच प्रक्रिया में लग गया। दक्ष भी दीवानी महल में वापस गया और नौकरानी पन्ना से पूरी घटना की जानकारी ली। राजकुमार देवदत्त के थप्पड़ से वह अब भी पूरी तरह पीड़ा में थी। दक्ष ने कहा, पन्ना दीदी, तबीयत ठीक होने तक आप आराम कीजिए, कल से कोई काम कीजिएगा। दक्ष सोच रहा था, आज पूरी तरह से मेरी हत्या करने की साजिश रची गई थी। यदि 8वें राजकुमार ने नौकरानी पन्ना को महल वापस चलने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो शायद मैं शिकार हो सकता था। आखिर कौन लोग मुझे मारना चाहते थे और क्यों? दक्ष ने सोचा, शायद शक्ति परीक्षण के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर कुछ लोग मेरे से ईर्ष्या करने लगे हो। वैसे महल के अंदर में भी कम लोग नहीं हैं जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। दक्ष चलता हुआ अपनी मेज के पास खड़ा हो गया और आज की घटना पर विचार करते हुए सोचने लगा, ये फिजूल की बातें हैं कि कापालिक संप्रदाय के लोग मेरी हत्या करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल फिजूल है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आखिर वे मेरी हत्या क्यों करना चाहेंगे? वे मेरे उत्कृष्ट प्रदर्शन से क्यों जलेंगे? उनका मुझसे क्या लेना देना? खैर छोड़ो, मैं अगर शक्तिशाली हूं तो कोई माई का लाल मुझे मार नहीं पाएगा। मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसके अलावा देवदत्त की हत्या से इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई है तो शायद ही हत्यारा मुझे मारने की दोबारा और इतनी जल्दी कोई कोशिश करेगा। दक्ष वहां से निकला और युद्धाभ्यास के लिए दोबारा गुफा में चला गया और लगातार 9 दिनों तक उसने तपस्या की, हालांकि वह अगले चक्र को पार नहीं कर पा रहा था। उसके शरीर से तेज पसीना निकलने लगा। दक्ष ने सोचा, मैं इस चक्र को क्यों पार नहीं कर पा रहा हूं? तभी उसे पेंटिंग से एक आवाज सुनाई दी, अरे ओ मर्दूद, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूं लेकिन तेरे को मेरी बात यकीनिच नहीं है ना? दक्ष ने कहा, अब यकीन करूंगा, बताओ तो पहले। पेंटिंग से आवाज आई, जिस तरह से तू उसको पार करने को ट्राई कर रेला है ना भीडू, सो फुल टू रॉन्ग मेथड है रे। दक्ष ने कहा, मेरा तरीका गलत है तो उसे पार करने का सही तरीका क्या है? मुझे अभी बताओ। पेंटिंग से जोर से हंसने की आवाज आए और लगा जैसे सिद्धू बोल रहे हो, हा हा। ग्रू, सिर्फ अपनी बात मत करो ग्रू, पहले तो मुझे इस पेंटिंग से निकालो तभी तो मैं बता पाऊंगा ग्रू। वैसे चिंता मत करना, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बस एक शेर सुनाऊंगा। जली को आग कहते हैं, बुझी का राख कहते हैं। छोड़ इसको, दूसरा सुन। अपनी खूबसूरती से कर देता हूं, अपनी खूबसूरती से कर देता हूं सबका कैरेक्टर ढीला। नाम है मेरा पेंटिग वाला, काला बिल्ला। ठोंको ठोंको। अरे ग्रू, तुम्हें जैसे ही लगे कि ये काला बिल्ला तुम पर अटैक कर रहा है तो फौरन मुझे पेंटिग में भेज देना ग्रू। दक्ष कुछ बोला नहीं, बस कुछ मंत्र बुदबुदाए और अपने अंगुली की चमड़ी को नोच डाला। उससे खून निकलने लगा। खून के छींटे को उसने पेंटिंग पर छींट दिए। खून के छींटे पेंटिंग पर पड़ते ही उससे काला बिल्ला बाहर आ गया। दक्ष ने पूछा, अब बताओ कि मैं इस चक्र को कैसे पार कर सकता हूं? काले बिल्ले ने कहा, जवाब पहले से ही तेरे हाथ में है आलेजाह। मेरे हाथ में? दक्ष चकरा गया। दक्ष ने पेंटिंग पर बने बरगद के पेड़ को देखा। थोड़ी देर गौर करने के बाद वो जोर से चिल्लाया, पवित्र बरगद। काले बिल्ले ने कहा, यदि तुम खुद को एक सामान्य इंसान मानते रहोगे तो कभी भी इस चक्र को पार नहीं कर पाओगे। इसे पार करने के लिए खुद को शहंशाह समझो, तब शायद इसको करना आसान होगा। दक्ष इसे सुनकर ध्यान में लग गया। 2 घंटे की तपस्या के बाद दक्ष का माथा चमकने लगा। उसके चारों ओर सफेद जाल का आभामंडल बन गया। काले बिल्ली की आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। उसने सोचा, अरे बाप रे बाप, ये कौन सी विद्या है मालिक? वास्तव में काले बिल्ले को चक्र के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसने केवल दक्ष को इसलिए झूठ बोला कि चक्र पार की जानकारी यदि दक्ष को बता दूं तो दक्ष उसे पेंटिंग की कैद से मुक्त कर देगा।
अचानक दक्ष ने कहा मैंने अपने आध्यात्मिक शक्ति से चक्र पार कर लिया है। काले बिल्ले की जान में जान आए, अरे मेरी जान बच गई। ये दक्ष का 24वां चक्र था। वो तपस्या में लगा रहा। उसने लगातार चक्र पार करना जारी रखा। 4 दिन बीत चुके थे। कुल मिलाकर दक्ष ने अब तक 27 चक्रों को पार कर दिया था और सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बीच के लेवल में पहुंच चुका था। अब तक उसकी आध्यात्मिक शक्ति 10 गुना तक बढ़ चुकी थी। 27 चक्र, ये बेहद ही शानदार है। अगर मैं इसी तरह कड़ी मेहनत करता रहूं तो मेरी क्षमता पिछले जीवन से भी आगे आ जाएगी और मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन जाऊंगा। दक्ष आज खुश हो गया था। एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है। काले बिल्ले से रहा नहीं गया, जनाब। मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था तो मैंने जो उपलब्धि हासिल की थी, आपने उस स्तर को लगभग छू लिया है। अब हम दोनों एक ही टेबल पर बैठकर चाय पी सकते हैं। काले बिल्ले ने खुद की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा। दक्ष ने अपनी तपस्या खत्म की और आसन से उठ गया। काले बिल्ले की ओर देखा और कहा, 8 किस्म की आकृतियों में से 6 को मैं डिकोड कर सकता हूं, शेष 2 आकृतियों को डिकोड नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुम ये बात समझ सकते हो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्या 6 किस्म की आकृतियों को डिकोड कर पा रहे हो? हाय अल्लाह, ये कैसे हुआ? काले बिल्ले को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दक्ष ने अभी अभी क्या कहा। दरअसल कोई भी व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है जो कि 3 महीने में इस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं, लेकिन दक्ष ने जो कुछ हासिल किया उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। काले बिल्ले को यकीन दिलाने के लिए दक्ष ने कुछ कागज निकाले और कलम से तेजी से पेपर पर उन आकृतियों को उकेरकर और उसके अर्थ को समझाने लगा। काला बिल्ला कौतूहल से उन पेपर को देखने लगा और दक्ष की बातों को समझने के बाद उसने हैरत से दक्ष की ओर देखा। यह अद्भुत है। आप महान हैं राजकुमार, आप अद्भुत हैं। वैसे आप जिन 2 आकृतियों को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं वह बाकी की 6 की तुलना में बहुत कठिन है। साहिबे आलम, क्या आपके पास कोई मूंगे की अंगूठी है? मूंगे की अंगूठी? दक्ष हैरत में पड़ गया। दक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि काला बिल्ला क्या कह रहा है। इसके बावजूद उसने अपने अंगूठे से मूंगे की अंगूठी को उतार लिया और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। दक्ष ने पूछा, वैसे तुम मूंगे की अंगूठी के बारे में क्या कहना चाह रहे हो? काले बिल्ले ने उस मूंगे की अंगूठी पर नजर गड़ा दी। बिल्ला थोड़ी देर उस अंगूठी को निहारता रहा, फिर उसने दक्ष से कहा, अंगूठी की गुणवत्ता तो बहुत अच्छी है। आप हथियारों की गुणवत्ता और श्रेणी की जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मालिक। हथियारों की श्रेणी की जांच मतलब? दक्ष ने काले बिल्ले से विस्मय भाव में पूछा। काले बिल्ले ने जवाब दिया, हाँ, हथियारों की श्रेणी। 6 प्रकार के आकृतियों को डिकोड करना आप पहले से ही जान चुके हैं। उन्हें कैसे कागज पर उकेरा जाए, ये भी आप भली भांति जानते हैं। इसके बाद आप इस अंगूठी सहारे हथियारों की श्रेणी आसानी से पता लगाने में सक्षम हो जाएंगे। हथियारों की कोटि या श्रेणी का मतलब है कि किस युद्ध किस तरह के हथियार का प्रयोग किया जाएगा। इसके बारे में आपको जानकारी होगी। अब आपको एक काल चक्र का निर्माण करना होगा। ये काल चक्र क्या है? दक्ष का दिमाग सवालों से भरा था। बिल्ला चुप हो गया और बोला, दम तो लेने दो महाराज, मुझे दमा है। सांस लेने दो, और खामोश बैठ गया। दक्ष को लगा कि चालाक बिल्ला फिर कोई डिमांड रखने वाला है। एपिसोड 42। मेहमान। काले बिल्ले ने दक्ष को कालचक्र बनाने को कहा था और उसे सुनकर दक्ष हैरत में आ गया था। और तब उस बिल्ले ने कहा, एक कालचक्र एक स्वतंत्र स्थान है जिसका निर्माण अंगूठी के अंदर किया जा सकता है। यदि आपकी आध्यात्मिक शक्ति और साधना में ठीक ठाक ताकत मौजूद है, तो आपकी मंत्र शक्ति के असर से एक अंगूठी में एक पर्वत या यूं कहे कि समूची दुनिया को स्टोर किया जा सकता है। यदि आप थोड़े समय और तपस्या करें तो काल भैरव की कृपा से आपकी अंगूठी में 1 घन मीटर की जगह बन सकती है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ऐसा कोई जीवित व्यक्ति इस धरती पर नहीं है जो अपने अंदर इस तरह की शक्ति को समेटे हुए हो। दक्ष ने पिछले जीवन में एक योद्धा के पास एक थैला देखा था जो अपने बैग में समूचे पहाड़ को समाकर रख सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस योद्धा के थैले को अत्यंत कीमती खजाना माना जाता था और झुनझुन क्षेत्र के 10 जिलों में ये कहाँ छिपा कर रखा गया है, ये पता लगाना मुश्किल है। कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि उस थैले को किसी मंदिर के गर्भगृह में छिपाकर रख दिया गया है, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल है। कई योद्धाओं ने थैले को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन एक भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिली। दक्ष पिछले जीवन में सम्राट सोमगुप्त का बेटा था। वे ज्ञानी व्यक्ति तो थे ही, इसके साथ साथ शानदार योद्धा भी थे। अंगूठी के अंदर स्थान बनाना, क्या यह ऐतिहासिक थैले की तरह तो नहीं है? दक्ष बिल्ले की बातों से हैरान था। काले बिल्ले ने कहा, उस योद्धा ने तपस्या के बल पर ऐसे थैले को विकसित कर लिया था। उस योद्धा की शक्ति अतुलनीय थी, क्योंकि आज भी उसके प्रभाव से वह थैला कहीं ना कहीं सुरक्षित है। हालांकि जैसे ही कोई अन्य योद्धा उस कोटि की आध्यात्मिक शक्ति को पालेगा तो वह थैला हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।
दक्ष ने बिल्ली की बात पर रिएक्शन देते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि कोई ऐसा योद्धा होगा जो इस ताकत से ऐतिहासिक बैग बना सकता है। ठीक उसी तरह मुझे ये भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं भी अपनी क्षमता का प्रयोग कर इस तरह की शक्ति का निर्माण कर सकता हूँ। दक्ष काफी उत्तेजित था, वह सोच रहा था कि अगर वह इस तरह की शक्ति का निर्माण करता है तो उसे महंगे दामों में बेचकर अपने अभ्यास के लिए आसानी से रक्तप्राश की गोलियां खरीद लेगा। दक्ष ने ये सोचते हुए सभी 6 आकृतियों को कागज पर उकेरकर आसन ग्रहण कर लिया और कठिन तपस्या शुरू कर दी। अचानक उसकी अंगूठी से तेज रोशनी निकलने लगी और पूरी गुफा में रोशनी भर गई। दक्ष ने अपनी आंखें खोल ली, वह कुछ भी देख सकने में असमर्थ था। तभी अचानक रोशनी सिमटती हुई अंगूठी में घुस गई। दक्ष को खुद पर हैरानी हो रही थी, क्या मैंने ये किया है? मैंने ये कैसे कर दिया? अंगूठी के मूगे की लाल सतह पर सफेद रोशनी से चमक रही थी। दक्ष ने अंगूठी को छुआ तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने किसी पाइप में अपना हाथ रख दिया, अंगूठी उसके बांह तक प्रवेश कर गई। मैंने कर दिखाया। अंगूठी के अंदर का क्षेत्र 1 घन मीटर बड़ा है, खुशी से दक्ष ने कहा। दक्ष को प्रसन्न देखकर बिल्ली ने कहा, अपनी छोटी छोटी कामयाबी पे ऐसे खुश नहीं होने का भीडू। मेरा बच्चा है तू, मैं चाहता हूं कि तूने आज जो सिर्फ 6 फोटो बनाकर इस रिंग में अपना जगह बनाया है, तू सारा का सारा, बोले तो 8 का 8 साइन बना, सबको डिकोड कर। समझा? मेरा बच्चा है तू। जब तू ऐसा कर लेगा ना भीडू, तब जाके ये मैजिकल स्पेस, बोले तो ये जादुई स्थान इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा स्पेस, बोले तो पूरा का पूरा अंतरिक्ष भी इसके अंदर समेट लेगा। तब मेरे बच्चे, तब मेरे को तुम पे बहुत प्राउड होएगा। समझा क्या? क्योंकि मेरा बच्चा है तू। बिल्ला इस लैंग्वेज में बात करता था कि दक्ष को पता नहीं चलता था कि वो कब मजाक कर रहा है और कब सीरियस है। लेकिन काला बिल्ला आगे बोला, तब तक मेरे भाई, अपने जज्बात, बोले तो इमोशन पे जबरदस्त कंट्रोल करने का, तब तक कंट्रोल करने का जब तक तू बाकी का 2 फोटो को भी डिकोड ना कर ले। समझा क्या? दक्ष बिल्ले की तरफ देख ही रहा था कि काले बिल्ले ने एक फ्लाइंग किस उसकी तरफ उछाली और आगे बोला, देख भीडू, तूने आज तक जो भी हासिल किया है ना, वो सफिशिएंट नहीं है रे। ये तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। इसलिए अपन तेरे को बता रहेला है, तू एकदम हाई क्वालिटी का, बोले तो एकदम एडवांस्ड स्किल कर रे। ये बात सच है कि इसके लिए तेरे को गुफा के अंदर जाके चक्कर के भीतर बहुत मेहनत करना होगा रे। बोले तो बहुत तपस्या करना होगा, लेकिन अपन को यकीन है तू कर लेगा। उसकी बात सुनकर दक्ष बोला तो कुछ नहीं, बस सीधे चक्र के अंदर जाने लगा और पास खड़े बिल्ले को देखते हुए उसने सोचा, इस काले बिल्ले को अब पेंटिंग में फिर कैद कर देना चाहिए। बिल्ला दक्ष के मन की बात समझ गया और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, श्रीमान जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है भला? इतनी अच्छी बातें मैंने आपके बारे में अभी अभी कही हैं। मैं 10,000 वर्षों तक इसी चित्र में कैद रहा। यद्यपि मैंने भारी गलतियां की थी, लेकिन इन वर्षों में मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। मैं तो केवल एक बिल्ला हूँ। मैं स्वतंत्रता के लिए तरस रहा हूँ श्रीमान, एक नए जीवन की लालसा है मुझे। और एक मित्र की भांति मैं ही आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि आप बिना मेरी मदद के सभी चक्र पार कर पाएंगे? आपको मेरी मदद की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। मुंबईया लैंग्वेज बोलने वाले काले बिल्ले को एकदम शुद्ध हिंदी बोलते देख दक्ष को हंसी भी आ रही थी और उस बिल्ले पर दया भी। उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं आपको फिलहाल पेंटिंग से बाहर रहने दूंगा, लेकिन आपको पूरे समय मेरे पास ही रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। जो आज्ञा मेरे मालिक। काला बिल्ला उत्साह के साथ उछला और जमीन पर लुढ़क कर लोटपोट करने लगा। अचानक दक्ष को किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी और वो गुफा से बाहर आ गया। मेरे नौवें भाई दक्ष, क्या आप अभी भी अपने आप को एक बेहतरीन योद्धा के रूप में निखारने के लिए एकांत में ही हैं? ये 9वीं राजकुमारी प्रियदर्शिनी की आवाज थी। दक्ष गुफा से बाहर निकल आया। उसने 9वीं राजकुमारी प्रियदर्शिनी को देखा जो गुफा के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। दक्ष ने प्रियदर्शिनी से पूछा, बहन प्रियदर्शिनी, आप यहाँ? कोई खास बात? राजकुमारी प्रियदर्शिनी आज काफी सुंदर लग रही थी। उसके हाथों में एक तलवार थी और उसने रेशमी सलवार और कुर्ता पहन रखा था। दक्ष को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा और वो उत्साहित लगने लगी थी। प्रियदर्शिनी ने कहा, मैंने सुना है कि आपका युद्धाभ्यास मध्य चरण में पहुंच गया है, इसलिए मैं आपसे अभ्यास के रूप में लड़ना चाहती हूँ। शक्ति परीक्षण के 1.5 महीने बीत चुके थे, उसे इस बात की तनिक भी एहसास नहीं था कि दक्ष अब तक युद्धाभ्यास के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दक्ष ने पूछा, मुझे लगता है कि मेरी 9वीं बहन ने भी काफी मेहनत की है और युद्ध स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गई है। प्रियदर्शिनी ने सिर हिलाकर कहा, ना भाई, मैं युद्ध स्तर के अंतिम चरण तक पहुंचना इतना आसान थोड़ी है। मैं केवल मध्यम स्तर के अंतिम कोटि की युद्धकला को अर्जित कर सकी हूँ। लेकिन मैंने हाल में बहुत अभ्यास किया है और मुझे उम्मीद है कि मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को हराने में सक्षम हूँ। दक्ष ने सहमति में अपना सिर हिलाया।
ये वास्तव में उन योद्धाओं के लिए कठिन था जो इतनी कम उम्र में सबसे अच्छे योद्धा के रूप में अपनी पहचान रखने लगे थे। 9वीं राजकुमारी प्रियदर्शिनी और पुष्पांजलि दोनों युद्ध तकनीक के उत्तम योद्धाओं की श्रेणी में शुमार होने लगे, लेकिन वह दक्ष से काफी पीछे थे। दक्ष आसानी से उन दोनों को हराने की शक्ति रखता था। दक्ष ने प्रियदर्शिनी के अनुरोध को ठुकरा दिया, लेकिन मेरे पास अब आपके साथ अभ्यास करने का समय नहीं है। अब समय आ गया है जब हमें आकृतियों को उकेरने की कला में निपुणता लाना है, और मैं आपके साथ युद्धाभ्यास कर अपने बहुमूल्य समय को जाया नहीं कर सकता मेरी बहन प्रियदर्शिनी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर रह सकती हूँ? कुछ देर बातें करने का तो समय है ना आपके पास? प्रियदर्शिनी ने कहा। ऐसा लग रहा था कि प्रियदर्शिनी दक्ष के साथ कुछ पल बिताना चाह रही थी। वह दक्ष के पास चली गई और उसकी बाहें पकड़ ली, कुछ इस तरह जैसे दोनों के बीच काफी घनिष्ठता हो। दक्ष शर्मा गया, लेकिन थोड़ी देर में ये सोचते हुए सहज हो गया कि भले ही वह अलग अलग माँ की संतानें हैं, लेकिन पिता तो एक ही हैं। अचानक काला बिल्ला बाहर निकला और कमरे में टहलने लगा। उसके देखकर प्रियदर्शिनी की निगाहें काले बिल्ले पर टिक गईं। एपिसोड 43। दक्ष की परीक्षा। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के प्रयोग से बिल्ली के आकार को सामान्य कर दिया था, लेकिन फिर भी वह सामान्य बिल्ले से थोड़ा बड़ा ही लग रहा था। मेरे भाई दक्ष, ये बिल्ली आपके पास रहती है। कितनी क्यूट है ना? इसका नाम क्या है? ये कहते हुए प्रियदर्शिनी ने बिल्ले को गोद में उठा लिया। म्याऊं, म्याऊं, बिल्ला प्यार से बोला। बिल्ला उस वक्त सामान्य बिल्ली का तरह व्यवहार करने का नाटक कर रहा था। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और 9वें राजकुमारी प्रियदर्शिनी की उंगलियों को चाटने लगा। दक्ष ने बिल्ली पर नजर डाली, उसके सिर को हिलाया और कहा, इसे ब्लैकी कहकर पुकारते हैं। ब्लैकी। प्रियदर्शिनी ने ब्लैकी के सिर को थपथपाया। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि उस बिल्ले को ब्लैकी कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। काला बिल्ला गुस्से से भर गया, क्योंकि उस जैसे ताकतवर बिल्ले को ब्लैकी कहलाना एकदम अपमान जैसा था। आखिर वो पिछले जन्म में कसाईयों का राजा था। यह मेरा अपमान कर रहा है, यह अपराध है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं थोड़ा भी गुस्सा दिखाता हूं तो ये लड़का मुझे फिर से पेंटिंग में कैद कर देगा, मुझे ये सहन करना होगा। काले बिल्ले ने सोचा। दक्ष और प्रियदर्शिनी वहां से सीधे मैथिल हाट निकले और फिर गुरु शंभुनाथ के आश्रम की ओर चल दिए। वहां जाकर दक्ष ने अपनी तपस्या से अर्जित की गई योग्यता बताई। गुरु शंभुनाथ आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने तुरंत दक्ष को महामानव करार दे दिया। प्रियदर्शिनी ये सब सुनकर अवाक थी, उसे लगा कि वह कोई सपना देख रही हो। दक्ष फौरन वहां से निकला और मैथिल के हाथ से चंद कदम दूर शस्त्र बाजार पहुंचा। वे लोग शुभांगी की दुकान की ओर जा रहे थे। जी हाँ, वही शुभांगी है जो बेहद खूबसूरत थी और जिसने 7 शादियां की थी और अपने 7 पतियों की उसने हत्या कर दी थी। दक्ष खुद ही सोचने लगा, अरे कहाँ उस औरत के चक्कर में जा रहा हूँ। वो तो सच में सिरदर्द है, फिर से वह मुझे रिझाने के लिए अपनी कोशिशें करेगी। वैसे उसे खुद पर नियंत्रण था, लेकिन उसे शक था कि कहीं शुभांगी लटके झटके के चक्कर में वह ना आ जाए। लेकिन उसने सोचा, अगर प्रियदर्शिनी मेरे साथ जाती है तो शायद शुभांगी जरा अलग सा किस्म का बर्ताव करे। दक्ष ने आखिरकार खुद को शुभांगी के बहकावे में आने से रोकने के लिए एक प्लान तैयार किया था। जब दक्ष ने राजकुमारी प्रियदर्शिनी के साथ शस्त्र बाजार में प्रवेश किया तो प्रियदर्शिनी काले बिल्ले यानी ब्लैकी के साथ खेलने के लिए छटपटा रही थी। ब्लैकी, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, है ना? 9वीं राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने ब्लैकी को पुचकारते हुए कहा। तभी सामने पुष्पांजलि दिखाई दी, वो भी मैथिल हाट में मौजूद थी। वह दक्ष को देखकर काफी खुश हो गई। उसने जब ये देखा कि यह बिल्ली दक्ष की है तो वह भी उसे पुचकारने लगी। हालांकि प्रियदर्शिनी बिल्ली को खुद से अलग नहीं कर रही थी। दोनों को दूर करने के लिए पुष्पांजलि ने कहा, ब्लैकी, चलो प्रियदर्शिनी के साथ मिलकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। लेकिन पुष्पांजलि अपनी चाल में कामयाब नहीं रही। फिर दोनों के बीच बिल्ली को लेकर खींचतान शुरू हो गई। दोनों बिल्ले को अपने पास रखना चाहती थी क्योंकि वो दक्ष की बिल्ली थी। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने ब्लैकी के कान पकड़ लिए, जबकि प्रियदर्शिनी ने ब्लैकी की पूंछ पकड़ ली। वे दोनों ब्लैकी को अपनी अपनी ओर खींचने लगे, मानो वे दोनों काली बिल्ली को चीर देंगी। दोनों के इस खींचतान में काली बिल्ली डर गई। उसे लगा कि शायद दक्ष उसे फिर से पेंटिंग में वापस भेज देगा। बिल्ला अंदर से काफी गुस्से में था। वो सोच रहा था, देखो ये तो बिल्कुल बेहुदी हरकत है। कहाँ तो मैं कसाईयों का राजा था और आज मैं इतना कमजोर हो गया कि मैं 2 महिलाओं का खिलौना बन गया हूँ। असलियत ये थी कि दोनों सुंदरियां काली बिल्ली के प्रति इतना स्नेह दिखा रही थी, वो एकदम दिखावा था। वो समझती थी कि ऐसा करने से वो खुद को दक्ष के करीब साबित कर सकेंगी। दोनों सुंदरियां उस बिल्ली को अपने पास रखने के लिए हाथापाई पर उतर गईं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पिंडारी सिटी की 4 सुंदरियों में से 2 आपस में एक बिल्ली के लिए लड़ रही हैं। क्या वाकई वे सिर्फ एक बिल्ली के लिए लड़ रही थीं?
हर कोई जानता था कि दोनों, यानी कि राजकुमारी प्रियदर्शिनी और पुष्पांजलि असाधारण रूप से सुंदर और सेक्सी थीं और बहुत से लोगों की नींद इन दोनों की सेक्स अपील ने उड़ा रखी थी। उन दोनों की एक झलक के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। आम लोग तो बस इन दोनों की एक झलक देखकर ही खुश हो जाते थे। और आज वो दोनों एक नौजवान के पीछे पागल हो रही थीं और उनमें से एक राजकुमारी थी तो दूसरी गौर जैसे प्रतिष्ठित संप्रदाय से आने वाली योद्धा थी। मैथिल हाट में एक युवक ने दूर से इन दोनों को देखते हुए कहा, अरे इन दोनों को देखो, ऐसा लग रहा है कि दोनों स्वर्ग से उतरी हुई अप्सराएं हैं। दूसरे ने पूछा, उसके साथ जा रही दूसरी औरत कौन है? अरे आप 9वीं राजकुमारी प्रियदर्शिनी को नहीं पहचानते, इसे तो पिंडारी सिटी को बच्चा बच्चा जानता है। पिंडारी सिटी का हर नौजवान इसका दीवाना है। वैसे बताते चलूं कि ये दोनों ही लड़कियां शानदार योद्धा भी हैं। दोनों युवक आपस में इन तीनों के बारे में बातचीत कर रहे थे। सिंटू गोस्वामी के बड़े भाई मिंटू गोस्वामी ने मैथिल हाट में खिलौनों की दुकान खोल रखी थी। उसने दक्ष को देखा तो उसने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि पुष्पांजलि और राजकुमारी प्रियदर्शिनी दोनों उसके साथ बाजार में जा रहे हैं। पिंडारी सिटी में ऐसा कौन नौजवान पैदा हुआ है जिसमें इतनी हिम्मत है? अरे मेरे भाई, क्या आप उसे नहीं पहचानते? वह सेनानायक मलिक का 9वां बेटा दक्ष है। हाल ही के शक्ति परीक्षण में इसने पिंडारी सिटी के सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। अगर देखा जाए तो ये पिंडारी सिटी का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा है। पास के दुकानदार ने खैनी को अपने होठों में दबाते हुए कहा। मिंटू गोस्वामी ने कहा, अरे वाह, यही दक्ष है। इसके नाम की चर्चा पिंडारी सिटी के हर एक आदमी की जबान पर है, शायद इसलिए ये सुंदरियां भी इसके पीछे पड़ी हैं। सिंटू गोस्वामी पुष्पांजलि को पसंद करता था। गोस्वामियों में काफी ऊंचे घराने का होने के कारण पुष्पांजलि के पिता खुशी से रिश्ते को मान भी लेते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। असल में सिंटू उससे शादी नहीं करना चाहता था, उसके मन में पुष्पांजलि के प्रति वासना भरी थी। वह उसे एक वेश्या के भाव से देखता था और बस चाहता था कि पुष्पांजलि उसके अकेले में मिले तो वो उसको दबोच ले। उसकी मोहब्बत या खिंचाव पुष्पांजलि को बिस्तर तक लाने तक ही सीमित थी। लेकिन उसे भाव नहीं मिलता था और इसलिए अपने दोस्तों के बीच उसको कई बार उसने गुस्से में रंडी भी कहा था। वह सोचता था कि पुष्पांजलि बस एक बार उसके हत्थे चढ़ जाए और फिर उसके मन में पुष्पांजलि की शरीर की याद करके सिंटू के मन में बहुत तरह की भावनाएं आती थीं और उसके शरीर में ऐंठन होने लगती थी। वह पुष्पांजलि के शरीर के हिस्सों के उतार चढ़ाव की कल्पनाएं करता और सोचता कि वो अकेली मिल जाए तो उसको भींच भींच कर प्यार करूंगा। पर इसमें प्यार कुछ नहीं था, बस उसकी वासना थी। इधर शस्त्र बाजार की मालिक शुभांगी बिना कपड़ों के ही अपने घर के स्विमिंग पूल में लेटी हुई थी। उसके शरीर पर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। स्विमिंग पूल का पानी इस गर्मी के मौसम में इतना ठंडा था कि शरीर में सिहरन ला दे। बर्फ की सिल्लियों की वजह से हवा भी हल्की ठंडी हो गई थी। और स्विमिंग पूल में उसके कोमल स्तन और नितंब, पतली कमर और लंबी चिकनी टांगें। पानी के नीचे से सब थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहे थे। ठंडे पानी की वजह से शुभांगी के शरीर में रोमांच हो आया था। वह बेहद ही आकर्षक दृश्य था जिसे देखकर कोई भी आम मर्द निश्चित रूप से पागल हो जाता। इस समय धैर्यकांत अपने पूरे शरीर को कसकर पकड़े हुए स्विमिंग पूल के बाहर बैठा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो स्विमिंग पूल की तरफ देखे, इसलिए अब उसने लड़खड़ाती आवाज के साथ कहा, मैडम शुभांगी, अब मैथिल हाट में हमारा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, अब हम आराम से पिंडारी सिटी के बाजार में एक अक्षत राज करेंगे। शुभांगी पानी में मछली की तरह तैर रही थी। उसने तैरना छोड़ दिया और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसने पानी में अपनी परछाई को देर तक निहारा और चमकती आंखों से खुद को देखने लगी। और वो अपने लंबे बालों के लटों से पानी पोंछने लगी। उसके होंठों की लाली चली गई थी, तभी उसे पैरों की आहट सुनाई दी। एक दासी ने अंदर आकर स्विमिंग पूल की ओर सिर झुकाकर कहा, मालकिन, 9वें राजकुमार दक्ष मैथिल हाट पहुंचे हैं। वो कुछ खरीदना चाहते हैं। पसीने से तरबतर धैर्यकांत के लिए यह एक शानदार अवसर था जब वो उस शुभांगी की शरीर के इंद्रजाल से थोड़ी देर के लिए बाहर आ सके। उसकी हालत ऐसे भी खराब हो रही थी। उसने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से शुभांगी से कहा, मैडम शुभांगी, मैं उनका स्वागत करने जाऊं। रुको, चूंकि राजकुमार दक्ष का स्वागत मैं खुद करूंगी। शुभांगी ने अपनी आकर्षक आंखें खोलीं और वो पूल से बाहर चली आई। उसने एक लाल रंग का झीना सा चादर लिया और अपने गीले शरीर पर लपेट लिया। पानी उसकी सफेद पीठ पर से नीचे गिर रहा था और नीचे का फर्श पर ऐसा लग रहा था जैसे मोती की बूंदें गिर रही हो। वो लाल झीना चादर शुभांगी के शरीर के सौंदर्य को ढक कम रहा था और उभार अधिक रहा था। शुभांगी की सेक्स अपील खुले बदन की तुलना में कई 100 गुना बढ़ गई थी। लेकिन दक्ष पहला ऐसा शख्स था जो कि किसी तरह की वासना के बस में आने से बचने में कामयाब रहा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति और दृढ़ संकल्प किसी और की तुलना में कहीं अधिक थी, इसलिए शुभांगी उनमें काफी रुचि ले रही थी। इसके अलावा उसे शक था कि दक्ष की मदद करने वाला कोई ना कोई है जो कि एक श्रेष्ठ शक्ति का मालिक है।
अन्यथा उसके लिए 3 महीने के भीतर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना नामुमकिन ही होगा। अब एक परीक्षा होनी थी जिसमें या तो शुभांगी नाकाम रहने वाली थी या फिर दक्ष। एपिसोड 44। डील। झीने लाल कपड़े में लिपटी शुभांगी जब चलकर दक्ष के पास आई तो उसका हर अंग थिरक रहा था। बाहर आकर शुभांगी ने हर्ष से दक्ष का स्वागत किया। शस्त्र बाजार में आपका स्वागत है राजकुमार दक्ष। शुभांगी ने दक्ष के पास आकर कहा, मेरे प्यारे राजकुमार, आप जिस मकसद से यहाँ आए हैं इसकी जानकारी हमें दासी ने दे दी है। आप जिस हथियार को खरीदने आए हैं उनमें से एक हथियार गुरु शंभुनाथ के पास है जबकि दूसरा हथियार यहाँ सुरक्षित है। इसे देखने के लिए आपको शस्त्र भंडार के अंदर चलना पड़ेगा। शुभांगी और दक्ष दोनों शस्त्र भंडार की ओर चले आए जहां उन्हें 3 मीटर लंबा ब्रोंज कलर का एक हथियार दिखाई दिया। इस बार शस्त्र भंडार में दक्ष शुभांगी के साथ अकेला नहीं था, उसके साथ राजकुमारी प्रियदर्शिनी, पुष्पांजलि और धैर्यकांत भी था। दक्ष गौर से हथियार को देखने लगा। कुछ देर मुआयना करने के बाद दक्ष ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह हथियार बहुत महंगा होगा। दक्ष ने सोच रहा था, यदि ये हथियार महंगा नहीं होता तो किसी दूसरे योद्धा ने इसे अब तक खरीद लिया होता। अपनी होंठों पर जीभ फेरते हुए अपनी मादक आवाज में शुभांगी ने धीरे से कहा, हाँ ये महंगा तो है। मैंने इस हथियार का आधार मूल्य कोई 2 लाख चांदी के सिक्के निर्धारित किया हूँ। चूंकि आप राजकुमार हैं इसलिए मैं आपको आधी कीमत पर यह हथियार देने को तैयार हूँ। 1 लाख चांदी के सिक्के देने होंगे और मैं इसमें कोई सौदेबाजी नहीं होने दूंगी। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने थोड़ी नाराजगी से कहा, 1 लाख चांदी के सिक्के? इतना महंगा? ऐसा लगता है कि आप हमें बेवकूफ़ समझ रही हैं। वो स्पष्ट रूप से शुभांगी को बेवकूफ़ समझ रही थी। यहाँ तक कि पुष्पांजलि भी आश्चर्यचकित थी। गौर संप्रदाय पूरे साल भर में 50,000 चांदी के सिक्के ही जमा कर पाता है, कोई कैसे इस हथियार का खर्चा उठा सकता है जो उसके संप्रदाय की वार्षिक आय की दोगुनी थी। ये हथियार बहुत अधिक महंगा है। ये तीनों ही सोच रहे थे लेकिन दक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, हरगिज नहीं, ये वास्तव में बहुत सस्ता है। 7वीं श्रेणी के निचले स्तर के हथियार की कीमत कम से कम 10 लाख चांदी के सिक्कों के बराबर होती है। इस हथियार की कीमत 2 लाख चांदी के सिक्कों से अधिक है। मैडम, अगर आप कम कीमत में हथियार बेचती रही तो मुझे डर है कि आपको बहुत जल्द ही कारोबार बंद करना पड़ेगा। शुभांगी ने कहा, हथियार की कीमत और उसे सुरक्षित रखने में जितना खर्चा मुझे लगता है उतना पैसा भरना आपके लिए जरा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हाँ, राजकुमार दक्ष, अगर मुझे अपनी जिंदगी की एक रात सौगात में दे दें तो ये हथियार मुझे आपको मुफ्त में देने में भी बेहद खुशी होगी। शुभांगी दक्ष को जिन आंखों से देखा उसमें बहुत सारा स्नेह और प्रेम भरा हुआ था। कितना मोहक है ये। दक्ष को थोड़ा अजीब लगा, उसका गला सूख गया। उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा 1 लाख चांदी के सिक्के जमा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप हथियार को सुरक्षित रखेंगी। लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूं। ये कहते हुए दक्ष तेजी से शस्त्र भंडार से बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई खतरा उसका पीछा कर रहा हो। राजकुमारी प्रियदर्शिनी दक्ष के पीछे दौड़ी और पूछा, भाई, क्या आपने तय कर लिया है कि हथियार खरीदेंगे? 1 लाख चांदी के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं है। भले ही राज परिवार हर महीने हम सभी भाइयों और बहनों को चांदी के सिक्के भेजता है, फिर भी हमें जो खर्च मिलता है उससे 1 लाख चांदी के सिक्के उठाना नामुमकिन है। उसने आगे कहा, मुझे भी अपने खर्चे उठाने के लिए 1 महीने में 3,000 चांदी के सिक्के मिलते हैं जो पहले से ही सभी राजकुमारियों में सबसे अधिक है। मुझे लगता है कि आप बहुत कोशिश करके 1 महीने के लिए अधिकतम 5,000 सिक्के ही हासिल कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने शांति से जवाब दिया, चिंता मत करो बहन प्रियदर्शिनी, मैं राज परिवार से मिलने वाले पैसे पर भरोसा नहीं करने वाला हूँ। बहुत जल्द मैं 1 लाख चांदी के सिक्के जमा कर सकूंगा। 7वीं श्रेणी के शस्त्रों का इतनी आसानी से मिलना असंभव था, इसलिए दक्ष इसे प्राप्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। वह सीधे मैथिल हाट के बैंक में गया जहां इसके केवल 80,000 चांदी के सिक्के जमा थे। वह सोचने लगा कि बाकी के 20,000 चांदी के सिक्के इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाए। दक्ष की नज़र अपनी उंगली में पड़ी मूंगे की अंगूठी पर पड़ी। अचानक उसका चेहरा चमक गया, उसने कुछ सोचा और तेजी से आगे चल दिया। शस्त्र भंडार से बाहर निकलते ही शुभांगी का चेहरा उतर गया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। जिस दिशा में दक्ष, राजकुमारी प्रियदर्शिनी और पुष्पांजलि निकले थे वह उधर ही देखती रह गई थी। दक्ष की ओर देखते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, ये महान योद्धा है और उतना ही सख्त भी। मुझे लगता है कि वह 20वें स्तर के योद्धा की श्रेणी को पार कर चुका है। धैर्यकांत शुभांगी के पीछे खड़ा था और उसने शुभांगी की बातें सुनकर कहा, वो केवल 16 साल का है, मुझे लगता है कि उसके लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति 20वें स्तर तक लाना संभव नहीं है। मैं नहीं मानती। आखिरकार एक मानव शरीर की आध्यात्मिक शक्ति सीमित होती है।
ऐसी अविश्वसनीय युद्ध कौशल की प्रतिभा के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना नामुमकिन ही लगता है। लेकिन वो इस उच्च कोटि के हथियार को खरीदने के लिए कमर कस चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि वो सबसे शानदार हथियारों का जखीरा जमा करना चाहता है, ताकि समय पर उसका उपयोग कर सके। शायद उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी शानदार है। शुभांगी ने अपनी आंखों को बंद कर ली। मैं दक्ष की आध्यात्मिक शक्ति का सही स्तर जानना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कहकर धैर्यकांत ने शुभांगी को झुककर नमस्ते किया और जल्दबाजी में बाहर निकल गया। ये लड़का मुझे कितना ललचा रहा है। शुभांगी ने अपनी जीभ अपने होठों पर फेरी और उसके इस हाव भाव से उसकी सेक्स अपील साफ नजर आ रही थी। उधर दक्ष, राजकुमारी प्रियदर्शिनी और पुष्पांजलि गाड़ी पर सवार होकर मैथिल हाट के बैंक के लिए रवाना हुए। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने पूछा, नौवे भाई, हम मैथिल हाट बैंक में क्यों जा रहे हैं? क्या आपके पास बैंक में 1 लाख चांदी के सिक्के हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, मेरे पास 1 लाख चांदी के सिक्के थे, लेकिन मैंने उसमें से कुछ खर्च कर दिए, तो अब लगभग 80,000 चांदी के सिक्के बचे हैं। ये सुनकर ही पुष्पांजलि की आंखें हैरत से चौड़ी हो उठीं। इतनी कम उम्र में दक्ष के पास कितनी संपत्ति थी, वह हैरान हो गई। 80,000? असंभव। दादा, आपको इतने अधिक सिक्के कहाँ से मिले? राजकुमारी प्रियदर्शिनी बेहद हैरान थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही राजकुमारी प्रियदर्शिनी राज परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अभी तक एक साथ 80,000 चांदी के सिक्कों को देखना उसके लिए मुश्किल था। मौर्य ने दिव्य तलवार और तलवारबाजी के सूत्र को खरीदने के लिए 1,20,000 चांदी के सिक्कों में खरीदा जरूर था, लेकिन अनादि मौर्य का बैंक बैलेंस से हिल गया था। दक्ष के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। जब वह इतने महंगे हथियार को खरीदेगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने इतना धन कहां से प्राप्त किया है। भले ही नौवें राजकुमार के पास 80,000 चांदी के सिक्के हो, फिर भी हथियार खरीदने के लिए उन्हें अभी भी 20,000 और चांदी के सिक्के चाहिए। पुष्पांजलि ने धीरे से कहा। दक्ष ने जवाब दिया, इसी वजह से तो हम मैथिल हाट बैंक जा रहे हैं। मैं उनके साथ एक डील करने वाला हूँ। वो डील क्या होगा, ये मत पूछना, मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगा। दक्ष ने जानता था कि मैथिल हाट बैंक वालों की निश्चित रूप से उसके मूंगे की अंगूठी में दिलचस्पी होगी। ये अंगूठी खजाने को स्टोर करने में बैंक के लिए मददगार साबित होगी। मैथिल हाट बैंक के साथ सौदे से यह तय था कि उस मूंगे की अंगूठी अधिकतम कीमत मिलने की संभावना रहेगी। मैथिल हाट बैंक की इमारत भव्य थी और उसके दरवाजे पर कड़ा पहरा था। बड़ी संख्या में बख्तरबंद शाही गार्ड्स 24 घंटे बैंक के सभी हिस्सों में पहरा देते देखा जा सकता था। सुरक्षा के लिहाज से मैथिल हाट बैंक पिंडारी सिटी के राजमहल के बाद दूसरे स्थान पर था। जिस समय दक्ष, राजकुमारी प्रियदर्शिनी और पुष्पांजलि गाड़ी से उतरे, एक युवक तेजी से उनके पास पहुंचा। नमस्कार, राजकुमार और राजकुमारी, मैं मैथिल हाट बैंक का चौकीदार हूं। उसकी विनम्रता को देख दक्ष और राजकुमारी प्रियदर्शिनी बेहद प्रसन्न हुई। दक्ष ने पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? चौकीदार ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको तो अब यहाँ का बच्चा बच्चा पहचानता है। और अगर मैं नौवें राजकुमार दक्ष को भी नहीं पहचान पाऊं तो मैथिल हाट में चौकीदार तो छोड़िए, इस शहर में रहने के काबिल भी नहीं हूं। दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं मैथिल हाट बैंक के मैनेजर के साथ एक बड़ी डील पर चर्चा करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें वहां ले चलेंगे और इसके लिए मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पुष्पांजलि और प्रियदर्शिनी को दक्ष के काम करने के तरीके से बहुत हैरत हो रही थी। एपिसोड 45, सौदेबाजी। हाँ, आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? आप केवल 9 राजकुमारों में से एक हैं। प्रबंधक को आपके साथ डील करने के लिए कैसे कहेंगे? यदि ऐसा है तो आपको सेनानायक मलिक के साथ यहां आना चाहिए था। अतुल ने मैथिल हाट बैंक के मुख्य दरवाजे से अपना सिर ऊंचा करते हुए कहा। चौकीदार ने अतुल को ऐसे बात करते देखा तो हैरान रह गया। वो अतुल को कुछ बताना चाहता था कि दक्ष ने अपने हाथों के इशारे से उसे ऐसा करने से रोक दिया। अतुल के चेहरे से घमंड टपक रहा था और उसकी आंखों में भारी अक्खड़पन था। ऐसा लगता था कि वह खुद को दक्ष से कम नहीं समझना चाहता था, और यही दिखाने के लिए वो अपने साथ 2 खूबसूरत नौजवान नौकरानियों को लाया था। वे लगभग 18 और 19 साल की लग रही थीं और उनकी जवानी झलक रही थी। हालांकि पुष्पांजलि और राजकुमारी प्रियदर्शिनी की तुलना में उसकी सुंदरता कहीं टिक नहीं रही थी। लेकिन अतुल ने अपने आप को बेहतर और ऊंचा साबित करने की कोशिश करते हुए कहा, यदि आपके पास वास्तव में चर्चा करने के लिए कोई बात है या कोई कमर्शियल डील है, तो आप वो सौदेबाजी मेरे साथ कर सकते हैं। मेरे दर इतनी तो दया है ही। दक्ष को उसकी बातों यकीन नहीं आया। अतुल की डींगें सुनकर उसको हंसी भी आ रही थी। उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, चल फूट ले। जो डील मेरे पास है उस पर बात तुमसे नहीं हो पाएगी। अपने पायजामे से बाहर न निकलो और जाकर मैनेजर को बुला लाओ। ओए, तू जानता है कि मैं कौन हूं? बात कैसे कर रहा है मुझसे? अतुल ने गुस्से से कहा।
सच में, मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो। दक्ष ने कहा, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। अतुल ने गर्व के साथ कहा, अच्छा, सुनो। मैं अतुल हूँ। मैथिल हार्ट बैंक के मैनेजर का बेटा। यार ये सच है कि हम पहले नहीं मिले, लेकिन तुमको कम से कम मेरा नाम तो पता होना चाहिए था। सॉरी भाई, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना था। अतुल को नजरअंदाज करते हुए दक्ष ने चौकीदार की ओर देखा और कहा, कृपया मैनेजर को मेरा संदेश दो। अगर वह मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा। थोड़ा टाइम कम है मेरे पास। राजकुमार, थोड़ा रुकिए। चौकीदार तुरंत इस बारे में मैनेजर को सूचना देने चला गया। असल बात यह थी कि भैरव का पवित्र ताबीज ग्रहण करने से पहले के कमजोर दक्ष की स्थिति ऐसी हो गई थी कि कोई भी उसका आसानी से मजे ले लेता था। अब वह बदल चुका था। शक्ति परीक्षण में अव्वल आने के बाद वह किसी भी व्यक्ति से सीधे तौर बात करता था। बदली हुई स्थिति में अब कोई भी इस तरह से दक्ष को नहीं देखता था कि उसे अपमानित महसूस हो, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि जिस तरह की असाधारण प्रतिभा दक्ष में है कि वो जरूर एक ना एक दिन पिंडारी सिटी का राजा बनेगा। लेकिन दक्ष के बर्ताव से अतुल काफी नाराज हो गया, लेकिन उसकी नाराजगी दक्ष के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। दक्ष ने लापरवाही से उसे धक्का देकर साइड किया और आगे बढ़ गया। चलो देखते हैं। मुझे यकीन है कि मेरे पिता अब आपसे तो नहीं ही मिलेंगे, अतुल ने कहा। दक्ष की दिलचस्पी उसको जवाब देने में नहीं थी। वो अपने हाथों को मोड़कर धीरज से चौकीदार की वापसी का इंतजार कर रहा था। राजकुमारी प्रियदर्शिनी और पुष्पांजलि ने अतुल को देखा। उसकी बेहूदगी देखकर सभी को उस पर तरस आ रहा था। उन सबको लग रहा था कि यह अतुल बेहद असभ्य लड़का है। उसकी तुलना दक्ष से करना बेमानी है ही। इस गधे को किसी से बात करने की तमीज भी नहीं है, खासकर दक्ष जैसे इंसान के साथ। राजकुमार, क्या वो वाकई हमारे साथ व्यापार करना चाहेगा? पुष्पांजलि ने पूछा। नहीं, ये तो अभी बच्चा है और इसकी सोच बहुत ही छोटी है। इसके पिता हमारे साथ डील अवश्य करेंगे, दक्ष ने कहा। उधर चौकीदार जब बैंक के मैनेजर के पास पहुंचा और सिर झुकाकर बताया, महाशय, हमारे बैंक में 9वें राजकुमार और 9वीं राजकुमारी आए हैं। वह किसी व्यावसायिक मुद्दे पर बात करने के लिए आपसे मिलना चाह रहे हैं। वाह, उनके जैसे युवा का यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मैनेजर ने खुशी से कहा। राजकुमार, कृपया आप मेरे पीछे पीछे आइए, बैंक मैनेजर आपका इंतजार कर रहे हैं, कहते हुए चौकीदार उन तीनों को मैथिल हार्ट बैंक के अंदर ले गए। राजकुमारी प्रियदर्शिनी और पुष्पांजलि ऑफिस के बाहर ही रहे। अंदर की सौदेबाजी के लिए अंदर जाने की इजाजत उन्हें नहीं मिल पाई। दक्ष और चौकीदार के जाने के बाद अतुल भड़क गया और सोचा, क्या कमीनापन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पिता उसे मिलना चाहते हैं। इसमें ऐसी क्या खासियत है भई? अतुल काफी गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बैंक के प्रतीक्षालय में बैठी दोनों सुंदरियों पर पड़ी, अपना गुस्सा थूक दिया। पुष्पांजलि को देखते हुए वो उसके पास चला गया और मुस्कुराते हुए बोला, मिस पुष्पांजलि, आपकी बड़ी चर्चा सुनी है मैंने। मुझे हैरत है कि इतने दिनों तक आपके दर्शन नहीं हो सके। आज मुलाकात हुई है तो अगर आपकी अनुमति हो तो संग पूरा पिंडारी सिटी घूम लें। अतुल सोचता था कि बैंक मैनेजर के बेटे के प्रस्ताव को कोई लड़की ठुकरा ही नहीं सकती है। अगर एक बार वह अकेले उसके साथ समय बिताने के लिए राजी हो जाए फिर तो उसके दिल और दिमाग में उतरने के लिए मेरे पास बेहतरीन मौका होगा, अतुल ने सोचा। मैथिल हार्ट के बैंक मैनेजर को पिंडारी सिटी के बड़े और असरदार लोगों में गिना जाता था। पिंडारी सिटी के सभी वित्तीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण होता है और यहां तक कि सिटी के सारे कारोबारी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। सेनानायक मलिक जैसे लोगों को छोड़कर अन्य साधारण योद्धाओं को उनसे मिलना आसमान पर चढ़ने इतना ही मुश्किल था। जब दक्ष ने पहली बार बैंक मैनेजर को देखा तो उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक और शारीरिक क्षमता अथाह है। यदि कोई साधारण योद्धा मैथिल हार्ट मैनेजर के सामने खड़ा होता तो वह कांप जाता और सामने से देखने में डर जाता। पर दक्ष भी कोई सामान्य योद्धा तो था नहीं। उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैंने वर्षों पहले आपका नाम सुना था। आप निश्चित रूप से एक महान व्यक्तित्व हैं। राजकुमार दक्ष, आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्शन हो जाने से मैं धन्य हो गया। मैनेजर दक्ष की चाटुकारिता कर रहा था। दक्ष प्रशंसा के बावजूद शांत और विनम्र था। उसके इस भाव को देखकर मैनेजर सोच रहा था कि काश मेरा बेटा भी इसकी तरह सौम्य होता तो वह कितना अच्छा होगा। दक्ष मैनेजर के सामने बैठ गया और कहा, मैनेजर साहब, मैं सीधे असल बात पर आता हूँ, जिसके कारण मैं मैथिल हार्ट बैंक में आया हूँ। आपसे मिलने के पीछे मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी एक चीज आपके पास बेचने आया हूँ। उसी समय दक्ष ने मूंगे की अंगूठी अपनी उंगली से उतारकर सामने की टेबल पर रख दी। बस एक मूंगे की अंगूठी। मैनेजर ने आश्चर्य से अंगूठी की ओर देखा और दक्ष को देखने लगा। दक्ष ने कहा, मैनेजर साहब, कृपया धीरज रखें, मैं आपको इस अंगूठी की विशेषता बतलाता हूं। दक्ष ने मैनेजर के सामने एक सूत्र रखा और कहा कि अंगूठी को अपने अंगुली में पहनिए और इस मंत्र को पढ़िए।
दक्ष ने एक कागज के टुकड़े को मैनेजर के आगे रख दिया। मैनेजर ने कागज को देखा और कहा, 9वें राजकुमार, क्षमा करें, मैंने भी कई वर्षों की तपस्या की है, ये सब सूत्र मुझे पता है, इस कागज को अपने पास रखिए। मैनेजर ने अंगूठी को अपने मध्यमा अंगुली में घुसाया, उसका पूरा हाथ उस अंगूठी के अंदर चला गया। अरे गजब! मैनेजर की आंखें चमक उठी। उसने अंगूठी को उत्साह से देखा, ये तो जादुई अंगूठी है। इसके अंदर पर्याप्त जगह है। ये तो हैरतअंगेज है राजकुमार। आपको ये जादुई अंगूठी कहाँ से मिली? दक्ष ने जवाब दिया, मैनेजर साहब, ये जादुई अंगूठी कहाँ से मिली है, अब ये न पूछें। न आप पूछें न मैं आपको बता सकता हूँ। मैनेजर थोड़ी देर उत्सुक रहा, फिर उसने कहा, पूरे झुंझुनू में इस तरह की जादुई शक्ति के कम से कम 10 हिस्से उपलब्ध हैं, लेकिन उस जादुई बैग की कीमत बहुत ही ऊंची है। मुझे लगता है कि आपकी यह अंगूठी बेशकीमती नहीं है। दक्ष ने कहा, यदि मैं अपने मैनेजर के हाथों इस कीमती वस्तु को बेचूं तो इसकी कीमत क्या होगी? मैनेजर वास्तव में इस तरह की चीजों को खरीदने में रुचि रखते थे। फिर भी उन्होंने उत्सुकता नहीं दिखाई। वह सामान्य व्यवहार करते रहे ताकि दक्ष को यह महसूस ना हो कि मैनेजर उस अंगूठी को खरीदने के लिए व्याकुल है। उसने कहा, इस तरह की सामान्य अंगूठी कीमत तकरीबन 3000 से 5000 चांदी के सिक्कों के बीच होती है। लेकिन ये जादुई अंगूठी है तो इसकी कीमत 5000 चांदी के सिक्कों तक अदा की जा सकती है। 40,000 चांदी के सिक्के। बिना किसी हिचकिचाहट के दक्ष ने कीमत को सीधे 4 गुना कर दिया। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, आप इसे बेचने आए हैं या मुझे लूटना चाह रहे हैं? इस तरह व्यापार या मोलभाव थोड़े ना होता है। अगर मूंगे की अंगूठी की स्टोर की क्षमता मौजूदा से 10 गुना अधिक होती तो मैं इसके लिए 20,000 क्या 2 लाख चांदी के सिक्के भुगतान करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता। इसकी स्टोरेज क्षमता बेहद कम है, इसलिए मैं तुम्हें अधिक से अधिक 6000 चांदी के सिक्के दे सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे से संभव नहीं है। तुम्हारी क्या राय है? 20,000। दक्ष ने एक और पेशकश की। 8,000 सिक्के। मैनेजर सौदेबाजी करते रहे। 15,000 चांदी के सिक्के। 9,000। सौदेबाजी के अंतिम दौर में थी। दक्ष ने स्पष्ट करते हुए कहा, 10,000 चांदी के सिक्के। इससे कम नहीं में मुश्किल होगी। मैनेजर की आंखें सोचन की मुद्रा में सिकुड़ गईं।